जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो है ये प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, जिसमें हम जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। और भैया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इस क्लास से पहले हमने 2022 और 2023 के पीईटी का पूरा पेपर जो है सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में कौन सा खाना पकाने के और बेकिंग में एक थिनर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है। लिनिन का, पेंटिंग का, सेल्यूलोज का, इनुलिन का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो बताएं दोस्तों, कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है। लवक को, गाल्जी उपकरण को, या राइबोसोम को, और लास्ट कह रहा है केंद्रक को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाल्जी उपकरण को जो है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है। तो बताइए दोस्तों, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है। उषा राजेश सक्सेना है, दीप्ति खंडेवाल हैं, अलका सरावागी हैं, और लास्ट कह रहा है कृष्णा सोबती हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उषा राजेश सक्सेना यही एक मुलाकात कहानी के जो है कथाकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। पास्कल है, एंगस्ट्रांग है, आवृत्ति है, कैंडिला है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रांग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि एक एंगस्ट्रांग जो है बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के जो है एक एंगस्ट्रांग जो है बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एक एंगस्ट्रांग बराबर कितने मीटर के होता है। तो एक एंगस्ट्रांग बराबर जो है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 8 कन्नौज या 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, 8 कन्नौज या 9 चूल्हे के लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला कह रहा है 8 लोगों का खाना बनाना, दूसरा कह रहा है चूल्हे में खाना बनाना, दूसरा कह रहा है अलगाव की स्थिति, और नेक्स्ट कह रहा है संपन्नता की स्थिति। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलगाव की स्थिति यही इसका सही अर्थ है। ठीक है, 8 कन्नौज या 9 चूल्हे का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। पहला कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोजन हेमीहाइड्रेट, दूसरा कह रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा कह रहा है कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, और लास्ट कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4, क्या भैया, CaSO4 और ½ H2O होता है। ठीक है, ½ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखिएगा, CaSO4 ½ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो सारे दोनों के दोनों याद रखिएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अमित अमितीय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताइए इन चारों में से सही जो है युग्म कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले अमित का अर्थ होता है बहुत और दूसरे अमित का मतलब होता है शत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है अमित अमित का जो है सही शब्द यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। तो बताइए दोस्तों आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला कह रहा है सूखा रोग, दूसरा कह रहा है पीलिया, तीसरा कह रहा है मलेरिया और लास्ट कह रहा है क्वारासिओकर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा क्वासियोकर रोग हो जाता है। प्रोटीन के लगातार कमी के कारण क्वासियोकर रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो बताइए खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं। कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन वाक्य रचना संबंधी या वचन संबंधी। तो राइट आंसर बनेगा इसमें कारक संबंधी जो है अशुद्धियां दी गई हैं। ठीक है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है से के स्थान पर होना चाहिए, तो यही अधिकरण वाला। ठीक है, तो यही जो है अशुद्धि दी हुई है। से के स्थान पर जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ये इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसके नाम प्रया पुल्लिंग होते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से किसके नाम प्रया पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम। तो राइट आंसर बनेगा समुद्रों के नाम प्राय जो है पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल बिग कैट आइलैंड्स का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो बताइए भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेरिका में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी यही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तो बताइए, इसमें थोड़ा से दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ पर जो है होना चाहिए चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक निर्यातक देश कौन सा बना है। ठीक है, टाइपिस्ट से थोड़ा गलती हो गई है, तो यहाँ पर आपका चाय होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है वर्तमान में। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। 72वां, 81वां, 75वां, 96वां। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 96वां स्थान जो है भारत का रहा है इस सूचकांक में। और बता दें कि इस सूचकांक में जो है डेनमार्क पहले स्थान पर और बाद में सूडान जो है अंतिम स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, तो पहले स्थान पर कौन था, डेनमार्क, और अंतिम स्थान पर इसमें सूडान था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताइए दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा
6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में 5 वर्ष लगा करके ऑप्शंस चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, परंतु लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया गया, वह किस नृत्य शैली का प्रतिपादक हैं? तो बताइए, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, दूसरा कह रहा है भरतनाट्यम और कथकली, तीसरा कह रहा है कथक और यक्षगान, लास्ट कह रहा है बिहू और उड़ीसी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भरतनाट्यम और कथकली, यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो बताइए दोस्तों, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? जोहन्सबर्ग में, वियना में, लंदन में, अमेरिका में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हाल ही में G20 विदेशी मंत्रियों की जो है बैठक जोहन्सबर्ग में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश ब्रिक्स का जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य बन गया है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का जो है सदस्य बना है अभी हाल ही में जनवरी में? तो पहला कह रहा है मिस्र, दूसरा कह रहा है इंडोनेशिया, तीसरा कह रहा है ईरान और लास्ट कह रहा है कतर। तो राइट आंसर बनेगा इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है जनवरी 2025 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो बताइए दोस्तों, पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? भारत में, जापान में, चीन में, फ्रांस में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान में बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है माउंट एटाना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? रूस में, कोलंबिया में, इटली में, मॉरिशस में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा यह जो है ज्वालामुखी इटली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार दोस्तों आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट है निम्न में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताएं, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, तीसरा कह रहा है पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग और लास्ट कह रहा है नंदनकानन प्राणी उद्यान उड़ीसा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग, यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर जो है पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लास्ट कह रहा है बिहार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें हिमाचल प्रदेश जो है चीन के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है, ना कि नेपाल के साथ। ठीक है, तो ये किसके साथ करता है भैया? चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और बाकी के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार ये सभी के सभी नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आयकर अधिनियम
2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए, आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 18, 16, 15। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा, इनमें जो है 16 अनुसूचियां वर्तमान में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें आपका धाराएं पूछता है तो इसमें जो है धाराएं जो है इस समय 536 धाराएं स्थित हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, अनुसूचियां आपकी 16 हैं, अगर धाराएं पूछता है तो 536 धाराएं हैं आयकर अधिनियम 2025 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पीछे करते हुए जीता है? तो बताइए दोस्तों, ये खिताब भारत ने किसको हरा करके जीता है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड को हरा करके यह खिताब जो है भारत ने जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। तो सूची फर्स्ट में कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का संबंध जो है कीलांग से हो जाएगा, तो पहले का यानी ए का तीसरे से। अगला कह रहा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का संबंध जो है औली से हो जाएगा, बी का पहले से। और नेक्स्ट कह रहा है कर्नाटक, तो कर्नाटक का जो है संबंध चिंगमंगलूर से हो जाएगा, सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का संबंध जो है ऊटी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भैया वीडियो को वॉच कर लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बताइए दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, दूसरा कह रहा है एल.के. आडवाणी की, तीसरा कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की, और लास्ट कह रहा है नरेंद्र मोदी। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है एल.के. आडवाणी अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 5 सितंबर को, 12 जनवरी को। तो राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ये जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? पहला कह रहा है नागल होल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कह रहा है बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कह रहा है कीबुल लामलाजो राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट कह रहा है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कीबुल लामलाजो राष्ट्रीय उद्यान, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बता दें यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर भैया? मणिपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ब्रुसेल्स, दूसरा कह रहा है वाशिंगटन, तीसरा कह रहा है पेरिस, और लास्ट कह रहा है जापान। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बता दें आर्थिक समुदाय की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। कब भैया? 1954 में की गई थी, और बाद में वर्ष 2009 में इसका नाम बदल करके यूरोपीय आर्थिक समुदाय कर दिया गया है, ठीक है। पहले इसका नाम आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था,
जब इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, परंतु बाद में इसको जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से 2009 में जो है परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को किस वर्ष इंपीरियल वन अनुसंधान के रूप में स्थापित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, 1906 में, 1910 में, 1903 में, 1904 में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में इसको जो है इंपीरियल वन अनुसंधान के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बता दें इसे पहले जो है 1878 में जो है वन विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में जो है 1906 में इसका नाम बदल करके इंपीरियल वन अनुसंधान कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले इसको 1878 में किस नाम से जाना जाता था? एक वन विद्यालय के रूप में जो है स्थापित किया गया था। बाद में 1906 में इसका नाम बदल करके इंपीरियल वन अनुसंधान कर दिया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बर्लिन, जर्मन, यही जो है इन चारों में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी के सारे जो है सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो बताइए इन चारों में से भारतीय इतिहास में सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? तो अगर बात करें डांडी यात्रा की, तो डांडी यात्रा जो है 1930 में हुई थी। कब भैया? 1930 में डांडी यात्रा हुई थी। और बात करें साइमन कमीशन का आगमन, तो ये जो है साइमन कमीशन का आगमन 1928 में आया था। कब? 1928 में। और लास्ट कह रहा है, अगला कह रहा है बंगाल विभाजन, तो ये जो है 1905 में हुआ था। और लास्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 1919 में हुआ था। तो अब आप ही देख लीजिए भारतीय इतिहास में जो है सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी इन चारों में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन दिए गए ऑप्शनों में सबसे पहले जो है घटना घटी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। डांडी यात्रा 1930, साइमन कमीशन का आगमन 1928, बंगाल विभाजन 1905 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है इस दिए गए ऑप्शनों में सबसे पहले घटना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? ये आपका 2022 में पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, निम्न में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो बताइए भैया, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कह रहा है पहला लाला लाजपत राय के द्वारा, भगत सिंह, तीसरा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस और लास्ट कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और बता दें ये जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब भैया? 1939 में। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली पहली बार डैश के शासन के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। तो बताइए दिल्ली पहली बार किस शासन के दौरान राजधानी बनी थी? खिलजी, मुगल, तोमर राजपूत और लास्ट कह रहा है मामलुक्स। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तोमर राजपूत शासन के दौरान जो है दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब व किसने की? तो बताइए दोस्तों,
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस 1920, लाला लाजपत राय 1919, महात्मा गांधी 1932 और लास्ट कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर 1933। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा विश्व में पूरे आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप पूरे विश्व भर में आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें एशिया में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन जो है चीन करता है। ठीक है, कौन करता है भैया? चीन सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन एशिया महाद्वीप में करता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगर एशिया में पूछता है तो कौन? चीन। और अगर भारत में पूछता है तो छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है? पहला कह रहा है 74.04%, दूसरा कह रहा है 80.09%, तीसरा कह रहा है 90.01% और लास्ट कह रहा है 65.46%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 80.909%। यही जो है पुरुषों की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो बताइए कौन से अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष थे? पहला कह रहा है कोलकाता अधिवेशन, दूसरा कह रहा है मुंबई अधिवेशन, तीसरा कह रहा है पुणे अधिवेशन और लास्ट कह रहा है मद्रास अधिवेशन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्र कहाँ पर है? तो बताइए दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, मालवा का पठार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, क्योंकि यही पठार में जो है झारखंड वगैरह स्थित हैं, तो इसीलिए जो है छोटा नागपुर का पठार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो बताइए ये दोस्तों आरबीआई का मौद्रिक नीति का साधन कौन सा नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं, सरकारी खर्चे, बैंक दर, नगद कोष अनुपात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी खर्चे। यही जो है इसका मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सिखों के कौन से गुरु ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? तो बताइए जहांगीर के पुत्र की सहायता किस सिख गुरु ने की थी? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो को जो है सहायता प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों गुरु अर्जुन देव के इस व्यवहार से जो है अप्रसन्न होकर के अर्थात गुस्सा होकर के जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? तो बताइए कौन सा जो है अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से एक नहीं है? केनरा बैंक,
इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बंधन बैंक। यही जो है अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश के राजा धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया है? तो ऑप्शन कह रहा है कृष्ण प्रथम ने, दूसरा कह रहा है अमोघ वर्ष द्वितीय ने, तीसरा कह रहा है गोविंद द्वितीय ने, और लास्ट कह रहा है ध्रुव। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक जो है ध्रुव ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को जो है पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें धर्मपाल की अगर बात करें तो धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर में महाविहार की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी, और सोमपुर में जो महाविहार है वो भी धर्मपाल के द्वारा ही बनवाया गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार की बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो बताइए भैया भारत के हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने अहम भूमिका निभाई थी? पहला कह रहा है उच्च उपज वाली किस्म, दूसरा कह रहा है निम्न उपज वाली किस्म, तीसरा कह रहा है उच्च पोषण वाली किस्म, और लास्ट कह रहा है निम्न पोषण वाली किस्म। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, उच्च उपज वाली किस्म, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें दोस्तों भारत में हरित क्रांति जो है 1966 से लेकर के 1967 के लगभग में शुरुआत इसकी हुई थी। कब से? 1966 या 67 के लगभग जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई या पवन? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशांतर, यही भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए कब से लागू हुआ था? तो बताइए अनुच्छेद 51 का ए कब से लागू किया गया था? तो पहला कह रहा है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 9 दिसंबर 1980, तीसरा है 22 मार्च 1985, तीसरा है 3 जनवरी 1977। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1977 को जो है यह अनुच्छेद लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो बताइए दोस्तों फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो है कौन सा पर्वत स्थित है? पहला कह रहा है जूरा पर्वत, दूसरा है पिरीनीज पर्वत, तीसरा है मोटे सीटो पर्वत, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पिरीनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह पर्वत जो है अबेरियन प्रायद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो किसको भैया? अबेरियन प्रायद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से यही पर्वत पिरीनीज पर्वत जो है अलग करने का काम करता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? बताइए दोस्तों जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? 5, 3, 4, 7। तो राइट आंसर बनेगा जीएसटी बिल के टैक्स स्लैब में 4 प्रकार के जो है बिल वर्णित हैं। ठीक है, 4 प्रकार के स्लैब वर्णित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें पहला आपका स्लैब है 5%, दूसरा है 12%, और तीसरा है 18%। ठीक है, और लास्ट है 28%। तो यही जो है 4 टैक्स स्लैब हैं जो कि हमने आपको बताया। पहला है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18%, और लास्ट है चौथा 28%। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया
चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो बताइए शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी का सिक्का था वो क्या कहलाता था? टका कहलाता था, रुपया कहलाता था, मोहर कहलाता था या दीनार कहलाता था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रुपया कहलाता था, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्न में से कौन कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? पहला कह रहा है भारत की संसद, दूसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा कह रहा है भारत का विधि आयोग और लास्ट कह रहा है कोई भी नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारत की संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए जो है सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसका जो है कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 इससे जो है संबंधित है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों कौन सी इनमें से धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन, 11वां संवैधानिक संशोधन, 9वां संवैधानिक संशोधन और लास्ट कह रहा है 7वां संवैधानिक संशोधन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों ये 7वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो ये जो है 1956 में हुआ था। तो साथ में ये भी याद रखिएगा कब भैया? 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश से संबंधित है। तो बताइए कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज सिफारिश से संबंधित थी? 5वीं, तीसरी, छठी या दूसरी? तो राइट आंसर बनेगा छठी जो है रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? छठी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो बताइए भैया कौन सा जो है अनुच्छेद 86वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? पहला कह रहा है अनुच्छेद 21 का ए, दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 51 का ए, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 25 का ए और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 17 का ए। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए जो है 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इस अनुच्छेद 21 ए में जो है प्रावधान जो है दिया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित जो है प्रावधान इसमें दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया आज के। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।